स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी चुनाव मंच। 2024 के चुनाव को लेकर किसमें कितना है दम और किसके मुद्दे ज्यादा असरदार हैं, इसी पर लगातार इंडिया टीवी के इस मंच से हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारा अब ये जो अगला पैनल है ये बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्ष के सवाल होंगे, जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। लेकिन ये वाला सेशन हम थोड़े खास अंदाज में करेंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, ताकि जनता के सवालों के जवाब, आपके सरोकारों के जवाब सीधे आप तक पहुंच के राउंड वाइज अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं, पहले जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और सबसे पहले राउंड 1 की बात करेंगे, जिसमें 2-2 मिनट मेरे हर एक मेहमान को मिलेंगे, जिसमें 2 मिनट का अपना एजेंडा, अपनी पार्टी की लाइन, अपने मुद्दों को जनता के सामने रखा जा सकता है। शुरुआत सुधांशु जी आप ही के साथ कर रही हूं। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है या सनातन की नई समृद्धि का चुनाव है? देखिए ये लोकतंत्र का लबादा ओढ़े हुए राजतंत्रीय पार्टियों के लिए लोकतंत्र खतरे में आ रहा, उनका राजतंत्र खतरे में आ रहा, उसका चुनाव। ये वास्तविकता में चुनाव ये है कि भारत के उस गरीब और जिसको जरूरत थी उसके जीवन में, जिसे हम कहते थे उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, उस तक उजाला करोड़ों घरों तक पहुंचाना। उसके बाद भारत को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाना, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना, विदेश में भारत के गौरव को उठाना और शताब्दियों से सोई हुई भारत की वो चेतना, उसको दोबारा जागृत करके एक नए वैभव के साथ उभार कर लाने का ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन का काल है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये अमृत काल है, 5 ही प्रण थे, जिसमें यह था कि विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है यानी रिकॉर्ड, हमारा 25 साल का प्लान है और 1000 साल की दृष्टि है। तो मैं कह सकता हूं आज का चुनाव किस चीज के लिए है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। और उस हिंदुस्तान के साथ भारत का स्वाभिमान में दूसरी तरफ कौन है जो इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहते हैं। दूसरी तरफ वो हैं, जब इन दलों को देखते हैं तो जानते क्या लगता है, आपने दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए तो देखा होगा, मगर दुश्मनी को और घटिया स्तर की दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, गुनाहों की साझेदारी में कैसी यारी हो जाती है। वो एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ है जांचे परखे खरे मोदी जी का नेतृत्व। अब देखिए 2 मिनट से पहले यानी कि 11 सेकंड रहते हैं, फिर भी अपना एजेंडा सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्लियर कर दिया। अब राउंड 1 के लिए आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या ये लोकसभा का आखिरी चुनाव होने जा रहा है? आपका समय शुरू होता है। देखिए सुधांशु जी ने कहा कि ये उनके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। मैं भी बिल्कुल सहमत हूं। इनके 10 साल में जो इन्होंने देश को बेरोजगारी दी है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, जो देश में महंगाई आई है उसके भ्रष्टाचार का चुनाव है। कहां अमृतकाल और विश्व गुरु होने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बना दिया है, बेरोजगारी में विश्व गुरु बना दिया है, महंगाई में विश्व गुरु बना दिया है, वॉशिंग मशीन चलाने में विश्व गुरु बना दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। अब इनकी लिस्ट गिनाने जाएंगे। कहते थे भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। सारी भ्रष्टाचारियों को तो उठा के अपनी पार्टी में ले आए हैं। लिस्ट गिनाने जाइए तो शुरू होता है, आज के ही अखबार से उठा के बता देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग। अजीत पवार जी इनकी पार्टी में आ गए। आज अखबार पढ़िए, अजीत पवार को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, सबको क्लीन चिट मिल गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। छगन भुजबल जी कहते थे जी हजारों करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम किया है, महाराष्ट्र सदन स्कैम किया है, एनसीपी में तो भ्रष्टाचार की इंतहा है। छगन भुजबल जी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, ईडी सीबीआई के सारे केस बंद हो जाते हैं। आपको पता है ईडी क्या कहती है महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जाके? कहती है जी फाइल गुम गई इसलिए केस बंद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना चाहती,
ये सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आना चाहते हैं, तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, देश में बेरोजगारी के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ है। अब देखिए 4 सेकंड पहले आतिशी जी ने भी अपने सवाल का जवाब खत्म कर दिया। अब 2 मिनट समाजवादी पार्टी के लिए हमने रखे हैं और मेरा सवाल अब घनश्याम तिवारी जी आपसे ये है कि ये चुनाव तुष्टीकरण का चुनाव है या संतुष्टीकरण का? नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब है इस बात का कि क्या इस देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे हर साल और फिर देश के अखबार कहते हैं कि देश के 83% युवा बेरोजगार हैं, ये उस बात का जवाब है। ये उस बात का जवाब है कि अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन उनकी पार्टी चंदा लो धंधा दो के मॉडल से 10 साल में उतना चंदा कमाती है जितना तमाम पार्टियों ने 70 साल में नहीं कमाया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया है। ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब है उन बेटियों की तरफ जिनके दिल टूट गए जब उन्होंने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह शान से घूम रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह उसके साथ हैं और हमारी बेटियों को दिल्ली पुलिस मार रही थी, वो अपने मेडल प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने रख रहे थे। ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब है उस हेट स्पीच का जो देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहते हैं सिर्फ इसलिए कि जनता उनसे जवाब मांग रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो 10 दिसंबर को 2006 को पीएमओ के कार्यालय के सामने लिखा हुआ है, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो प्रधानमंत्री पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जानबूझकर आपको धोखा दिया क्योंकि उन सारी बातों का जवाब जो वादे वो कर चुके हैं वो पूरा नहीं कर पाए। ये जवाब है इस बात का कि दिल्ली जैसे जगह पर एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि दिल्ली की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है। तो मैं आपसे कहता हूं, अपील करता हूं, ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। और ये जवाब ये सोच के देना है कि हम सबके सामने एक छोटा सा ख्वाब है। ख्वाब ये है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पास रोजगार होना चाहिए, और अगर हमारी चिंता है उनके रोजगार की तो देश के प्रधानमंत्री की भी चिंता उनके रोजगार की होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम के विवाद की नहीं होनी चाहिए। ये जवाब है इस बात का कि अगर हमारी बेटियां खेल में आगे बढ़ती हैं तो उनका मनोबल गिराने वाले लोग जेल में होने चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री उसका हनुमान। समय समाप्त हो जाता है। अब आपका देखिए 2-2 मिनट हमने हर एक पार्टी को दिए। अब अपने राउंड 2 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इस राउंड 2 में हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो यही कि क्या चुनावों से पहले मुद्दे बदलने की कोशिश की जा रही है। राउंड 2 के लिए पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है। इतने कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी, 400 पार का नारा लगाया जाता है, तो चुनाव से एन पहले दूसरे चरण में हिंदू मुस्लिम की याद आप लोगों को क्यों आई? वो इन लोगों को याद आती है। मैं कहना चाहता हूं जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, महंगाई की दर कितनी है? 5%। 5 साल बताइएगा इनके शासनकाल के जब 5% से कम रही हो। चुनौती से कहता हूं। बेरोजगारी की दर क्या है? 3%। कोई 3 साल बताइएगा जब 3% से कम रही हो। और राहुल गांधी बोलते हैं चरम पे है महंगाई। साहब इस देश में 26% रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इस देश में याद करिए सोना गिरवी रखा जा चुका था, रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ था, और आकर ये कहते हैं, और हमने आने के बाद क्या किया है, 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आईएमएफ ने कहा है कि केवल 1% लोग इस समय एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह गए हैं। 11 करोड़ लोगों को घर में शौचालय दिया है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दिया है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने हैं, और मोबाइल हैंडसेट जो हम लोग यूज करते हैं पहले 2 फैक्ट्रियां थी, आज हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 90 करोड़ लोगों के हाथ में सुनिए इंटरनेट है, और इंटरनेट की कॉस्ट में, पर जीबी डाटा की कॉस्ट में हम दुनिया के 3 सबसे सस्ते देशों में से एक है। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार नहीं थी तो कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में 2 बार धमाके, चेन्नई में धमाके, दिल्ली में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, गया, पटना, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा, और आज वो केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया, तो इन लोगों को डर लगने लगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जुलाई 2012 केजरीवाल जी का ट्वीट देखेगा जाके, शरद पवार जी के बारे में मुझे हैरानी होती है कि इसके जैसा शख्स जिसने हजारों करोड़
का घोटाला किया है, वो जिसे जेल में होना चाहिए था, वो आज कैसे इतने बड़े पद के ऊपर है। और अब आदरणीय पवार साहब के साथ हम गठबंधन में आ रहे हैं, ये कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। समय समाप्त हो जाता है राउंड 2 का, ये पहला सवाल समय समाप्त। राउंड 2 के लिए आपसे जो मेरा सवाल है आतिशी जी, वो ये कि जनता के मुद्दे गौण हो गए, दिल्ली की बात करने वाले अब सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल के इर्द गिर्द ही घूमते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी 2-3 इंपॉर्टेंट अपनी उपलब्धियां गिनाना भूल गए, तो मैं भी उसमें जोड़ देती हूं। उन्होंने कहा कि 10 साल का हिसाब दें, तो ये भी सुधांशु जी उसमें ऐड कर लिए। गैस का सिलेंडर 300 रुपए का था, 1200 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए पे था, 100 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 100 रुपए पे पहुंच गया। डीजल का दाम 55 रुपए पे था, 90 रुपए पे पहुंच गया। अपनी उपलब्धियां ठीक से गिनवाइए। महंगाई का दर पिछले 1241 रुपए का सिलेंडर था। अरे सरासर झूठ नहीं। अरे सुधांशु जी, सबको पता है, जनवरी 2000 सबको पता है सिलेंडर कितने का था। महंगाई का दर पिछले 10 साल में, महंगाई का दर पिछले 10 साल में 70% पहुंच गया। बोलने दीजिए, शांति रखिए, शांति रखिए। नेताओं को सुनने आए तो नेताओं को सुन लीजिए, उनका समय मत खाइए। ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, क्योंकि सिलेंडर का दाम तो इनके लिए भी बढ़ा है। अब क्या करें, 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके घरों में भी बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी का दर फ्रेश ग्रेजुएट्स का 42% पे पहुंच गया। दुनिया में सेकंड नंबर पर महंगाई है। 70% इन्फ्लेशन 10 सालों में हुआ है। खरीद फरोख्त तो सबको करनी पड़ती है, और यही कारण है कि महंगाई बेरोजगारी पे जवाब नहीं है। इसीलिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं, इसीलिए विपक्ष पर हमला करते हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन को जेल में डालते हैं, क्योंकि महंगाई पे जवाब नहीं दे सकते, बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे सकते, अपने भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे सकते, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं दे सकते। यही कारण है। अब देखिए, अपने नेताओं को सुनने के लिए तो आप आएंगे, इतना शोर मचाएंगे तो 2 मिनट का इनका समय, आप ही के नेताओं का समय छिन जाएगा। सुधांशु जी आऊंगे, आप जवाब जरूर दीजिएगा। अब दूसरे राउंड का जो सवाल घनश्याम तिवारी जी आपसे है कि यूपी के चुनाव में कॉन्फिडेंस क्या ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया है, जो आप भविष्यवाणी करने लगे हैं कि यूपी में बीजेपी 79 सीटें हार जाएगी, बस 1 सीट पर फाइट है। बता दीजिए कौन सी सीट है? जब चुनाव आरंभ हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार। मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। पहला चरण हुआ और जनता उत्तर प्रदेश से कह रही है अब की बार 420 पार। ये 420 पार क्यों? जब आप अखबार देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस, वो खबर छापता है कि किस तरीके से 25 नेता ऐसे हैं जिसको सीबीआई, ईडी सभी लोग उनकी आरती उतार रहे थे। उसके बाद वो जिस तरीके से यहां कुछ लोग मोदी मोदी नारे लगाते हैं, उन्होंने भी नारा लगाना शुरू किया। अब वो मंत्री हैं, आपको नारा लगाने से क्या मिला? वो तो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो सवाल यह है कि ये नारों का चुनाव नहीं है, ये जवाब देने का चुनाव है। जवाब सिर्फ इस बात का कि चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जनता सिर्फ इतनी सी बात कह रही है कि अगर आपने कहा था कि सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, 500 का हो जाएगा, और आज अगर वो 1100 का है, आप चुन के आते हैं तो 2000 का क्यों नहीं होगा? जो 13,000 करोड़ आप लोगों ने चंदा दिया है, यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्हें वोट भी देते होंगे। क्या आपने 1 रुपए का भी चंदा दिया है? कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा देते हैं? इसके बदौलत उन्हें क्या मिलता है? इसके बदौलत मिलता है कि हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, एक आदमी के पास रहेंगे। इसके बदौलत उन्हें मिलता है कि जो सिलेंडर है आप तो 1,000 रुपए का देंगे, लेकिन इनके एक मंत्री हैं, ये आज के जो अखबार की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक हैं, देश के 600 सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। ये कितना टैक्स भरते हैं? राजीव चंद्रशेखर कितना टैक्स भरते हैं? कोई गेस कर सकता है? 680 रुपए। एक आदमी जिसकी संपत्ति, एक आदमी जो मोदी सरकार में मैं देश नहीं बिकने दूंगा की सरकार में 1400 करोड़ का मालिक है। 2010 में उसने लंदन में 120 करोड़ का मकान खरीदा था, 680 रुपए टैक्स भरता है। और आपसे कहा जाता है आप 1000 रुपए सिलेंडर का दीजिए।
आपसे कहा जाता है आप बजर चंदा बज दीजिए। चुका है, सेकंड राउंड खत्म हो चुका है, आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब हम तीसरे राउंड की शुरुआत करने जा रहे हैं और तीसरे राउंड में जहां से घनश्याम तिवारी जी ने अपनी बात खत्म की है वहीं से उठाती हूं कि क्या चुनावों के बाद विपक्षी नेताओं के जेल जाने का सिलसिला और भी तेज हो जाएगा अगर आपकी सरकार वापसी करती है वही तो? जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूं, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और अब सुनिए 2011, ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं, सुनिए 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013 हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। कनिमोझी और डीएमके के नेता ए राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं कहा। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, एफआईआर 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल, और अब कह रहे हैं। और सुनिए, मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूं, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना होगा ना, इसमें उसने कहा सांसद लोग अगर रिश्वत देकर वोट देंगे तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेंगे। 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो गया था, उसी का कंटिन्यूएशन में। तो लोगों में फिल्मों में कहते हैं ना 20 बरस पहले की बात है, मैं कह रहा हूं 30 बरस पहले की बात है। तो ये भ्रष्टाचारी एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, और यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए, और सुनिए, और मैं एक और बात कह दूं, अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया कि आज जो कुछ भ्रष्टाचार है ये इनकी परंपरा है, फितरत है, और कभी कभी आदमी वक्त के साथ कैसे बदल जाता है कि तब अन्ना गुरु थे, आज लालू गुरु हैं। अब देखिए 6 सेकंड पहले अपना जवाब खत्म कर दिया है। अब आपके लिए 2 मिनट का जो मेरा सवाल है वो ये कि दिल्ली में विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि सारे अच्छे काम का क्रेडिट तो अरविंद केजरीवाल लेते हैं, लेकिन कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी कमी रह जाए तो या तो आप केंद्र सरकार पर उंगली उठाएंगे या कह देंगे ये तो एलजी साहब ने किया, हमारी तो गलती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, सुधांशु जी, इतने लोगों वाटर स्कैम पे आप लोग बुकलेट बांटा करते थे, ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। इनका भी नाम याद कर लीजिए, प्रफुल्ल पटेल जी। मुझे याद है पिछली बार मैं सुधांशु जी के साथ फेस ऑफ में थी, तब तक प्रफुल्ल पटेल जी इनकी पार्टी में नहीं आए थे, तो प्रफुल्ल पटेल जी की भी 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की गाथा सुना रहे थे। प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया एविएशन स्कैम होता है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। यह है इनका दूसरा भ्रष्टाचारी। अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, आप अपने कुछ भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आपको रोज छोटी करनी पड़ रही है। क्यों छोटी करनी पड़ रही है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को तो ये भारतीय जनता पार्टी में लेके आ गए हैं, तो किस पे आरोप लगाएंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन जेल जा रहा है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप सीबीआई और ईडी का केस करो, अगर कोई दब जाए, कोई डर जाए, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। आप इनके खिलाफ खड़े रहो, बोलते रहो, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की तरह तिहाड़ जेल में रहोगे। क्यों? क्योंकि हम दबते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में आते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिए, फिर भी हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ता रहेगा, इस देश के संविधान के लिए लड़ता रहेगा, इस देश में युवाओं के लिए रोजगार के लिए लड़ता रहेगा, महंगाई के खिलाफ लड़ता रहेगा। अब देखिए, लड़ाई की बात चली है तो अब इस लड़ाई पर एक सवाल घनश्याम तिवारी जी आपसे है। सवाल ये है कि यूपी के 2 लड़के आखिर लड़ कहां रहे हैं, कब करेंगे रैली? देखिए, मैं वृहद चुनाव पे आता हूं कि ये चुनाव में आपने 10 साल मोदी जी ने बहुत सारे भाषण दिए, जितने देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें नहीं होंगी, अकेले मोदी जी की 1 साल में छप जाती हैं। जितने उनके भाषण नहीं होंगे, ये अलग बात है कि देश की संसद पिछले 10 साल में जितने संडे नहीं होते थे, उससे कम दिन संसद बैठी है।
देश में जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए उससे सबसे कम समय में देश के प्रधानमंत्री संसद में रहे हैं, बोले हैं, जवाब दिया है। ये चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश का चुनाव है। कैसा देश? आज इनहेरिटेंस टैक्स पे बात हो रही है। हमारा देश ये आंकड़े हैं जिसमें 50% लोग 1,73,000 उनकी संपूर्ण संपत्ति है, आय नहीं है, संपूर्ण संपत्ति है। 10,000 लोग सोर्स, ये थॉमस पिकेटी की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है और ये अनेक देशों में पब्लिश होती है, मैं आपको दे दूंगा। हमारे देश में 10,000 ऐसे लोग हैं जो कि उनका औसत वेल्थ 300 करोड़ के आसपास है। ये हमारा देश है। ऐसे देश में अगर जो नई सरकार चुनी जाती है वो रोजगार नहीं दे सकती अगर वो झूठ बोलती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, यानी कि 26 करोड़ परिवार हैं, 44 करोड़ मुद्रा लोन आपने दिए, यानी हर परिवार में आपने 2 मुद्रा लोन दिए, जो कि घोटाला है, जो अगली सरकार जिसका पर्दाफाश करेगी। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री ये भरोसा न दिला पाए कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उसका रोजगार छीनने की जिम्मेदारी आपकी है। जो सरकार आपकी शिक्षा को सस्ता नहीं कर पाए, उस सरकार के रोजगार को छीनने की जिम्मेदारी आपकी है। जो सरकार आपसे झूठ बोले, संसद में झूठ बोले, संसद के बाहर झूठ बोले, किसानों के ऊपर लाठी पर ड्रोन से फायरिंग करवाए, उस सरकार का रोजगार छीनने की जिम्मेदारी आपकी है। सवाल ये नहीं है, आप बचपन से आज तक अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान के, अपने ईश्वर के भक्त हैं। सवाल ये नहीं है किसकी भक्ति कितनी है, सवाल ये है जिसे चुना जाए वो उसकी संविधान के प्रति भक्ति कितनी है, आपके प्रति भक्ति कितनी है। अब देखिए, इस राउंड की भी समाप्ति होती है, अपने आखिरी राउंड की शुरुआत करते हैं और आखिरी राउंड में सुधांशु जी मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी तीनों से कि जिनके जवाब मेरे नहीं आ पाए। मैंने आपसे पूछा था कि जब इतने सारे मुद्दे हैं तो हिंदू मुसलमान पर ये चुनाव आप लोग क्यों लेकर आए? वो तो इनका एजेंडा है ना, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है देश के संसाधनों के ऊपर, और वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आज मैं पूछ रहा हूं, कर्नाटक में सारी ओबीसी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में लाना चाहते हैं। बंगाल में 91 जातियों को जोड़ा, उसमें 85 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हो गया, तो कहते हैं ये पहले कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे, तो पूछा इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो चुप रह गए। तो ये हकीकत में दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये देंगे। और आज तो इनके जो बोल दिए भाई हाईटेक गुरु, वो तो कहे कि अब तो एक्सरे बता दिए कि एक एक की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। अगर किसी के पास सोना है तो वो अमेरिका का उदाहरण दिए हैं जिसमें कि 45% तक आपका टैक्स लिया जा सकता है, आपके घरों का सोना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विरासत पे टैक्स लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को अगर मकान देंगे तो उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। ये बोल चुके हैं भाई, तो सर्वे भी ये बता चुके हैं, इनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पहले आपको जिंदगी भर लूटते रहेंगे, बाद में आपके बच्चों के साथ लूटेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं? कभी महिलाओं को कह रहे हैं आपके गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे, तो डराने जैसा हुआ ना। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं। मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके हैं? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है, अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं एक और बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको ट्रू सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं, अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी प्राप्त हो। यहां अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम हो, जहां हज सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। हमने उसको सेक्युलर करने का प्रयास किया है, इसलिए जलवाए जलाल कम हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और मैं अंत में कह दूं, ये जिस प्रकार के आंकड़े कोट करते हैं, ये जानी अनजानी संस्थाओं के, ये तो पता नहीं भारत को क्या क्या कर देते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया का 3 महीने पहले का बयान है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की ग्रोथ रेट का एक इंजन साबित होने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन। ठीक है, समय समाप्त होता है। अब आपसे मेरा सवाल, मैंने सवाल पूछा था कि मीठा मीठा गप-गप और फीका फीका थू-थू क्यों करने लगती है केजरीवाल की सरकार? गलती होती है तो LG याद आते हैं और अच्छा होता है तो क्यों केजरीवाल को क्रेडिट देते हैं? देखिए, समस्या क्या है कि सुधांशु जी ऐसी बातें कर देते हैं कि उनका जवाब तो देना पड़ता है। अच्छा, सुधांशु जी की यह समस्या है
कि चुनाव का पहला फेज तो उन्होंने शुरू किया कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हमने युवाओं को रोजगार दी, हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके आए। लेकिन सबको सच्चाई पता है, क्योंकि सिलेंडर तो सब खरीदते हैं। 5 ट्रिलियन मिला कि नहीं मिला, 1200 सिलेंडर तो हर महीने हमें खरीदना पड़ता है। जो सारे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे ही ऑफिस में आते हैं और कहते हैं जी हमारे खत्म हो जाता है, तो फिर नौकरियां गई भाड़ में, ग्रोथ रेट गया भाड़ में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गई भाड़ में। फिर इनकी नफरत की राजनीति आ जाती है, 50 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी बातें याद आ जाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, तभी तो चुनाव में लोग आपको वोट देंगे। देखिए सुधांशु जी, भारत का वोटर बहुत समझदार है। एक बार बेवकूफ बना दिया, दूसरी बार भी बेवकूफ बना दिया, तीसरी बार बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अब देखिए, आप कह दो अब की बार 400 पार। एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब दे। अब आप वो कहते हैं अब की बार 400 पार। अभी मैं कुछ डेटा देख रही थी आते हुए, तो हुआ एक तो वैसे जैसे घनश्याम जी ने बताया, पहले फेज के बाद तो इन्होंने कहना ही बंद कर दिया अब की बार 400 पार। हमने इनके कुछ पुराने नारे उठा के देखे। अभी दिल्ली में कुछ ही दिन पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था, 250 वार्ड है, इन्होंने कहा था अब की बार 200 पार, 100 तक भी नहीं पहुंचे थे। तो इनके नारे को बहुत सीरियसली मत लेना। मिजोरम में चुनाव हुआ था, 40 सीट हैं, इन्होंने कहा था अब की बार 21 पार। कितनी आई? 1 सीट आई मिजोरम के चुनाव में। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि अब खोखले नारे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर नारे खोखले नहीं होते तो चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं करते। मीठा मीठा गपशप, फीका फीका थू थू। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करते। चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट नहीं फ्रीज करते। ये लक्षण 400 पार के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 200 भी नहीं पार करने वाली है। अगर 400 पार होते तो अपने काम की बात करते, 400 पार होते तो 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते, 400 पार होते तो देश का ये हाल नहीं होता। अब देखिए, आखिरी कुछ सेकंड बची है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वरना राउंड में ऐसा लगेगा कि आप मेरे सवाल। देखिए, आप यहाँ पे दिल्ली वालों को बुला के पूछ लीजिए। हाँ। दिल्ली वाले आपको बताएंगे कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिले हैं। दिल्ली वाले आपको बताएंगे मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज मिला है। दिल्ली वाले आपको बताएंगे कि 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। अब आपके साथी को समय देती हूँ। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे थे घनश्याम जी, दोनों सवालों को बड़े चालाकी से टाल गए। यूपी के 2 लड़के लड़का रहे हैं, और कौन सी ऐसी एक सीट है जिस पर आपको फाइट नजर आ रही है बीजेपी से? बाकी तो आप जीत ही रहे। देखिए मैं अब की बार 400 पार जैसे जुमले नहीं गढ़ता। मैं नहीं कहता कि सारी सीटें जीत रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सारी सीटों में पार है, लेकिन मैं ये उत्तर प्रदेश की हर बेटी से अपील करता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हराना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के हर किसान से अपील करता हूं कि अजय मिश्रा ट्रेनी, जिसका बेटा आज प्रचार कर रहा है, जिसने किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ाई, उसको हराना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में हर उस व्यक्ति से अपील करता हूं जिसके बच्चों को रोजगार नहीं मिला है और मुद्रा लोन का झूठा दिलासा दिया गया है, कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। अब आंकड़ों पे आते हैं कि जैसा सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी बहुत प्रखर और विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जिसके थॉमस पिकेटी, नितिन भारती, लुकास चैनल, इक्वलिटी लैब भैया चाइना स्पॉन्सर्ड है। सुन लीजिए, इक्वलिटी लैब चाइना स्पॉन्सर्ड है। सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। वो कहती है और कि देश में 10,000 लोग ऐसे हैं जिनकी औसत संपत्ति 2,200 करोड़ है। आप ये बताइए, और इनके पास देश की कुल संपत्ति का 17% है। इसके अलावा 92,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास, वैसे ये इक्वलिटी लैब के बाद भारत की संपत्ति का आंकड़ा कहां से? बीच में किसी के भी नहीं बोल रहा था। कुल संपत्ति का लगभग 25% है। सवाल यह है कि जहां हमारे 50% लोगों के पास 1,73,000 की औसत प्रॉपर्टी है और किसी के पास कुछ 1 लाख लोगों के पास देश की संपत्ति का 25% है, क्या ये रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कहना गलत बात है? अगर गलत बात है तो कौन किसके साथ खड़ा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने 16 लाख करोड़ माफ किया है। 16 लाख करोड़ साधारण रकम नहीं होती है। मैंने शुरू से कहा कि यहां पर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते होंगे, लेकिन आप में से एक भी व्यक्ति, ऐसे एक व्यक्ति को नहीं जानता होगा जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ का भी चंदा दिया हो, और इनको 13,000 करोड़ का चंदा मिला है। अब 1 मिनट बच गई। बिल्कुल, मेरे सवाल का जवाब छूट गया। आपके सवाल का जवाब यही है कि हम हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर
एकजुट मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। इस मुद्दे पर कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हम साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हम साथ में रैलियां भी करेंगे और हर जगह सिर्फ यही मुद्दे कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे भटकाना चाहे भटका सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पेपर लीक बंद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरे चरण का चुनाव आ गया और कौन सी सीट है जिस पर बीजेपी के साथ फाइट है? 79 तो जीत ही रहे हैं, अखिलेश जी कह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अब तक टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? आपको क्या लगता है कि अजय मिश्रा ट्रेनी के लिए प्रधानमंत्री जी ने रैली क्यों नहीं की? जिन सीटों पे अभी चुनाव हुआ, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए, घबराए हुए क्यों हैं? उनको अपना रिटायरमेंट साफ दिखाई दे रहा है। जनता उन्हें रिटायर करने वाली है और देश में नया प्रधानमंत्री बनाने वाली है, जो सच बोले, जो आपको भड़काए नहीं, आपके अंदर उत्साह और प्रेम जगाए। सीट बता दीजिए, क्योंकि आपके नेता ने बोला था एक सीट पर फाइट है। सारी सीटें बताई मैंने ये नहीं कहा, हर एक पे फाइट है। चलिए समय प्राची जी, एक चीज कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बात से पता चलती है कि इतने शांत स्वभाव वाले सुधांशु जी भी इसमें इतने परेशान हो रहे हैं आज की डिबेट में। मैंने आज तक समाप्त करना अपने 10 साल से मैं राजनीति में हूँ, बहुत लंबे समय से करना चाहे तो कर दीजिए। सुधांशु जी फिर मुझे खत्म कर 10 साल में मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी को डिस्टर्ब करते हुए नहीं देखा, डिस्टर्ब करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज सुधांशु जी भी जब आप विदाउट सोर्स गलत कोट कर रही थी, इसलिए मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा भाई, यूपी में अखिलेश भैया तो लड़ने का तय नहीं कर पा रहे हैं। और सुनिए, राहुल भैया पिछली बार चुनाव हार के भागे थे, अभी तो नामांकन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसे 150 आने वाले थे तो जैसे सोनिया जी गई राज्यसभा में भर के पहुंच गई तो कॉन्फिडेंस था, रायबरेली चली जाती। मगर गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। और समझिए साहब, ये वायरस बहुत घुस गया है दिमाग में। ठीक है, वायरस के लिए वैक्सीन चाहिए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज। तो फर्स्ट डोज 2014, सेकंड डोज 19, बूस्टर डोज 24। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं कि आतिश जी वायरस के लिए वैक्सीन, मुझे वायरस के लिए वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आप वायरस के लिए पूरा समय वायरस के लिए वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि कोविशील्ड पूरी दुनिया में सबसे महंगी भारत में मिली थी। अरे भैया, ये 50 करोड़ का चंदा लिया था इन्होंने। अरे सुनिए, कोविशील्ड बनाने वालों से 50 करोड़ का चंदा। अरे ये तो कहते हैं वैक्सीन का फार्मूला बांट दो, जैसे वैक्सीन चूरन है। इनकी बुद्धि समझिए, कह रहे थे वैक्सीन का फार्मूला बांट। देखिए पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम जी, आतिशी जी और सुधांशु जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंडिया टीवी पर लगातार चुनाव मंच जारी है, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।